नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रम और टेम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और सिटी बसें हटाई जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने और नए सीएनजी वाहन खरीदने पर सरकार 40 से 50% तक सब्सिडी देगी। इसके अलावा वन पंचायतों में रह रहे 25 लाख लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए अधिकार दिए गए। शहरों में डीजल से संचालित पुराने वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत देहरादून शहर के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें पुराने सिटी बस व विक्रम को स्क्रैप नहीं कराने वालों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहन खरीदने के लिए कुल लागत का 40% या अधिकतम 12 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। जबकि वाहन स्क्रैप का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदने के लिए 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा हमारा ये मत था, ये हमारा परिवहन विभाग का मत था। एक नई नीति परिवहन विभाग इसमें लेकर के आया है, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये है उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024। इस स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो इसमें जो हमारा देहरादून में इसको पायलट करने का उद्देश्य है, इसमें हमारे पास वर्तमान में मौजूदा सिटी ऑपरेटर हैं और विक्रम संचालक हैं, जिनकी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं और डीजल और पेट्रोल में के उसमें चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं। तो ये भारत सरकार से भी समय समय पर निर्देश आते हैं, तब क्लीन एनर्जी का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सीएनजी हो या ई व्हीकल हो। इसमें एनजीटी के भी काफ़ी डायरेक्शंस उसमें हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रोत्साहन नीति लेकर के आई है, जिसमें यदि जो हमारे सिटी बस ऑपरेटर हैं वो अगर अपनी व्हीकल को समर्पित करते हैं, परमिट को समर्पित करते हैं, तो 25 से 32 सीटर अगर वो सीएनजी या वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ी लेते हैं तो 50% तक की सब्सिडी, 15 लाख, अधिकतम 15 लाख वो उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। देश भर में सीएए लागू हो गया है। वहीं सीएए लागू होने के बाद पक्ष विपक्ष से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएए को लेकर विपक्ष के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का काम हर समय खामियां निकालना है। सीएए लागू हो गया है और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। ये आप कितना भी अच्छा काम कर लें, विपक्ष का काम उसमें खामियां निकालना है। सीएए लागू होने के बाद जो देश के अंदर एक संदेश गया है, मुझे याद है जब 370 हटाई थी तब भी लोग कह रहे थे कि साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। फिर सीएए लागू करने पे कह रहे थे कि साहब ऐसा हो जाएगा। एक परिंदा भी जो है कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे, अमित शाह जी का बयान आता है, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव से पहले सीएए लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद आज दिल्ली से वापस लौटे त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली से लौटने पर रावत सबसे पहले रामपुर मुजफ्फरनगर स्थित शहीदी स्मारक पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी हरिद्वार की जनता भाजपा को ही जिताएगी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता वरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और जिन लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्होंने ये मन बनाया है कि उस सरकार को
दोबारा स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा, सभी लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जो कोर कमेटी है, राज्य का जो नेतृत्व है, उन्होंने ये भरोसा जताया है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि हम अपनी 5 लोकसभा सीटों पर जो हमारा लक्ष्य है वो हम हर प्रत्येक सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से जीतने वाले। 5 लाख से जो अधिक मतों का अंतर रहने वाला, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से कल मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता है और लगातार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो रोड शो किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है, नारी शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो राज्य की महिलाओं का आशीर्वाद है, युवाओं नौजवानों का आशीर्वाद है और राज्य की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बने। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और जब जनता मन बना लेती है तो एक तरफा मतदान करती है। हम अभी भी यकीनी तौर पर इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पर्यटन को लेकर बड़ी छलांग लगाते हुए पर्यटन विभाग की एडवेंचर विंग ने 234 पैराग्लाइडिंग पायलट निःशुल्क ट्रेनिंग देकर तैयार किए हैं। वहीं अन्य साहसिक कोर्स के तहत पिछले 2 सालों में 663 लोगों को फ्री ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इन युवाओं को तैयार कर अब प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की 17 नई लोकेशन भी खोल दी गई हैं। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का नेतृत्व कर रहा है। एडवेंचर हब बन रहे उत्तराखंड में लगातार स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी टूरिज्म पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में पिछले 2 सालों में उत्तराखंड में एडवेंचर के क्षेत्र में निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर हजारों युवाओं ने आजीविका के नए क्षेत्र को तलाशा है। हाल ही में तैयार हुए 250 से ज्यादा पैराशूट पायलट को देखते हुए अब उत्तराखंड में 17 नई लोकेशन पर पैराग्लाइडिंग साइट खोल दी गई हैं। उत्तराखंड में एडवेंचर के क्षेत्र में तैयार हो रहे युवाओं की क्या कुछ पूरी प्रक्रिया और किस तरह से एडवेंचर के क्षेत्र में रोजगार एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। जो चलती इंडस्ट्री थी वो था पैराग्लाइडिंग में, हमने महसूस किया कि भाई उत्तराखंड में किसी तरह की ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है ढंग की। हमारे जिले स्तर पे थी, जिला मत से कुछ ट्रेनिंग होती थी, पर उस तरह के इंस्ट्रक्टर, उस तरह की संस्थाएं और ये इंडिया में अभी नेशनल एयरोस्पोर्ट की पॉलिसी और गाइडलाइन भी नहीं बने। वो इसमें बड़ा एक चैलेंज आज भी है सभी के लिए। उत्तराखंड स्टेट ये लोगों को दे रहा है कि किस तरह से कराना है। तो हमने पहली बार SIV कोर्स, जो कि हमारा बीड बिलिंग में जाके होता था, एक्चुअली बिलासपुर में होता है, और P1 से P4 जो है बीड बिलिंग में होता था, हम अपने बच्चों को वहां भेजते थे। तो हमने SIV कोर्स पहली बार टेरी में शुरू किया। जब टेरी में शुरू किया तो हमने कहा कि यहाँ संभावना शायद P1 से P4 की है। हमने एक सबसे अच्छा जो एक्रो पायलट है आज की डेट में इंडिया का, उसे महाराष्ट्र से बुलवाया, कामशेट से, और मंत्रा के नाम से है। उन्हें हमने 3 साल मेंटोरशिप दी। उन्हें कहा कि आप ये हमारे उसमें कराएंगे और हम इसको मान्यता देंगे। पूरा सूचीबद्ध करके फिर P1 से P4 की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ठीक है। सो इसमें अगर आप कोर्सेज देखें तो करीब 200-300 बच्चे अलग अलग वेरियस कोर्सेज में हो गए हैं ट्रेन। लेकिन P1 के बाद P2, P3, P4 वो बच्चे जिन्होंने ये चारों कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि अकम्पलिश्ड पायलट हो गए। प्रतापनगर जैसे हाई स्पॉट 1400 मीटर से अब फ्लाइंग करके नीचे आ रहे हैं एंड सारा सेफ हुआ है कार्यक्रम। तो इसमें हमारे 100 बच्चे नए तैयार हो चुके हैं। अब ये कुछ घंटे अपना फ्लाइंग करेंगे, उसके बाद इनको हम एक SIV, ये फ्री में कोर्सेज हो रहे हैं उत्तराखंड के यूथ के लिए। एक फिगर 100 की बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। तो 100 बच्चे यदि तैयार हो गए, अब ये जब फ्लाइंग कर लेंगे, SIV कोर्स कर लेंगे और इनको थर्मलिंग का हम कोर्स करा देंगे, तो ये टैंडम पायलट बन सकते हैं। जब ये टैंडम पायलट बनेंगे तो इनको कुछ जगहें चाहिए होगी कि कहाँ से ये फ्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया कि भी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले हमने एक नई स्कीम लॉन्च करी, जिसमें हमने 17 साइट का सर्वे कराया था। 40 डेस्टिनेशन थी, 40 में से 17 हमारी बढ़िया निकल के आई जहाँ फ्लाइंग हो सकती है पूरे उत्तराखंड में, और अगला सेकंड फेज में भी हम और निकालेंगे। 17 नई डेस्टिनेशन मैं उनको दे रहा हूँ। अगले 3 साल कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई इसमें और मैक्सिमम आप
इसमें अप्लाई करें। ट्रेनिंग हम आपको फ्री में करा दे रहे हैं। और मैंने देखा कि 15 बच्चों का एक कोर्स चल रहा था, उसमें 5 तो महिलाएं थी। तो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी इसमें आ गई। वाइब्रेंट विलेज के बच्चों के लिए हम अलग से ही कोर्स शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम नॉर्मल जो है जैसे नॉर्मल बच्चे हमारे जो है उनके अलावा किसी भी आयु वर्ग के करीब 50 साल तक और किसी भी स्टेट के व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए, जब हमारा ये थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा तो ये ट्रेनिंग के मामले में आप इसको कह लें कि ये बीर बिलिंग या बीर बिलिंग से भी आगे के दर्जे का है ना। बीर बिलिंग का मैं किसी स्टेट के बारे में नहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे। दूसरी तरफ नगर निगम द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए 15 मार्च से फॉगिंग अभियान शुरू करने जा रहा था, लेकिन अब इसकी तिथि को करीब 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू नियंत्रण के लिए हमारा माइक्रो प्लान 15 मार्च का ही सुनिश्चित है, लेकिन अभी सुबह शाम मौसम सर्द हवाओं का बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये अभियान शुरू नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद जैसे ही तापमान बढ़ता है तो हम फॉगिंग के साथ साथ जल भराव के इलाकों में लार्विसाइडर का छिड़काव करेंगे ताकि डेंगू का लार्वा ना पनपे। देखिए, यद्यपि आज 14 तारीख की है और हमारे पास जो माइक्रो प्लान बना हुआ है वो 15 तारीख से ही है, लेकिन चूंकि अभी भी मौसम सुबह और शाम अभी सर्द हवाओं का भी बना हुआ है, इस कारण से अभी हम लोग नहीं शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है अभी लगभग एक हफ्ते के पश्चात जो है जैसे ही थोड़ा सा गर्मी का सीजन और अभी आगे बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तब हम लोग जो है फॉगिंग से साथ साथ हम लोग लार्विसाइडर का छिड़काव करेंगे पहले, जहाँ पे जल भराव की स्थिति रहेगी, ताकि किसी हल्द्वानी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। निर्वाचन विभाग द्वारा सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर चुनाव के सफल संचालन के लिए कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। जिले की 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर कंट्रोल रूम व निर्वाचन संबंधी सभी कार्यालय MBPG डिग्री कॉलेज में बनाए गए हैं और यही कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर RP पांडे का कहना है कि कार्मिकों को संचालन की पूरी जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं को भी दूर करने का काम किया जा रहा है। साथ ही चुनाव पारदर्शिता पूर्ण हो, इसके लिए ईवीएम को सील किया जाने से लेकर वोटिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों से किस तरह ठीक करना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 18 तारीख से हमारी जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जिसमें जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड, ये जितने भी अधिकारी आएंगे उनको जितने भी हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, नोडल हैं, अफसर हैं, ये सब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, कैसे मशीन जोड़नी है, किस तरह की सावधानियाँ होंगी, वैलिड इनवैलिड क्या है, क्या क्या त्रुटियाँ होंगी, उन त्रुटि को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब हम अपने इस ट्रेनिंग में अधिकारी को, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बताएंगे। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया था। देखिए, पारदर्शिता के लिए हम पूरी तरह से, आप देख रहे होंगे, सील हैं, विभिन्न प्रकार के सील हैं, ताकि एजेंट भी वहाँ पर रहेंगे, एजेंट के सामने ये मशीन सील होगी ताकि कहीं पर भी कोई पारदर्शिता की कमी न रहे और जो जितने भी अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, वो पूरी तरह सेटिस्फाई हम उनको करेंगे। होली के पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। विभाग द्वारा नकली मावे का कारोबार करने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में हल्द्वानी में आज बड़ी सफलता मिली है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। नकली मावे और पनीर की ये खेप मुरादाबाद से हल्द्वानी लाई जा रही थी। फिलहाल इसे क्लेम करने के लिए कोई आगे नहीं आया है। अभय सिंह के मुताबिक मावे की जांच कराई जा रही है और जैसे ही इसके मालिक का पता चलेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया है कि अपने ज़िले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पर आप लगातार नज़र रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा
पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। सर इसकी जांच में तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तब तक तो आदमी इस्तेमाल भी नहीं, इसको हम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जांच के लिए फिर भेजेंगे, और उस पर एक प्रोविज़न हमारे यहाँ कि उस पर लिख दिया जाता है कि आप इसको तुरंत जांच करके भेजिए। तो उम्मीद है कि 14 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए। द केरल स्टोरी फिल्म के निर्माता निर्देशक द्वारा अब माओवादी और नक्सली हिंसा पर आधारित फिल्म बस्तर द नक्सली स्टोरी का निर्माण किया गया है, जो आज देश भर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग देहरादून की सिल्वर सिटी मॉल में की गई। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म 2010 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर 76 सैनिकों की हत्या करने की एक सत्य घटना पर आधारित है। बस्तर फिल्म देखने हम आए हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैसेज जो है नक्सलवादियों के ऊपर सीआरपीएफ का जो शिकंजा है वो किस तरह कसा जाता है और किन मुश्किलों का सामना करके हमें मतलब इन सब चीज़ों से निजात दिलाते हैं। जो नक्सलवादी जो गुट है वो किस तरीके से आक्रमण करते हैं और किस तरीके से वो फाइट करके उन्हें देश से नामो निशान मिटा रहे हैं, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। और किन परिस्थितियों का सामना वो करते हैं, हम घर बैठे इन चीज़ों का नहीं आकलन कर सकते, ना हम उस परिस्थिति तक सोच जा सकती है हमारी। तो ये जो फिल्म बनाई है इसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डायरेक्टर सर को कि उन्होंने इस तरीके की फिल्म बना के ये जो चीज़ें हम आम जनता से छुपी हुई हैं उसको सामने ला करके दिखाया है कि वो किन परिस्थितियों से जूझ कर हमें सुरक्षित रखा हुआ है। और इस फिल्म का ये बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों के बीच में उन्होंने दिया है और मैं आज बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस पिक्चर को मैं प्रीमियर देखने के लिए हमें बुलाया गया है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो प्रिवेल सर्कमस्टांसेस हैं देश में, उसमें थोड़ा नक्सलियों का हमेशा न्यूसेंस रहता है, तो इस पर विपुल शाह जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म बनाई गई है, जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान और हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनकी कठिनाइयों को इसमें प्रकाश में रखा गया है और ज़मीनी धरातल पे ये पिक्चर बनाई गई है। तो इसको आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस वजह से ये नक्सल की समस्या। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। देखिए, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। के सोनाली पार्क के पास गंग नहर किनारे चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाला गोताखोर मोनू जलवीर अब तक अपनी जान दांव पर लगाकर गंग नहर में डूबने वाले सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर के कार्यों की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। मोनू जलवीर के साहसिक कार्य को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल व एसपी देहात स्वपन किशोर के द्वारा मैन ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र देकर मोनू को सम्मानित कर उसका हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें कि मोनू जलवीर एक बहुत ही गरीब परिवार से है। वे अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ सोलानी पार्क के पास गंग नहर किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहता है और चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। गोताखोर मोनू जलवीर का कहना है कि उसके पिता पहले डूबते लोगों को बचाने का काम करते थे, जिससे उसे प्रेरणा मिली और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने भी तैराकी सीखकर निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया है। मोनू के मुताबिक अब तक वह कितने लोगों की जान बचा चुका है, इसकी कोई गिनती भी उसे याद नहीं है। मोनू ने कहा कि हालांकि समय समय पर समाजसेवी लोग उसे सम्मानित करते रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी चाय की दुकान से परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। मेरा नाम है मोनू जलवीर। मैं ज्यादा करता तो नहर में तो डूब जाता, उसे निकाल दो या लाश जा रही है तो उसे निकालता हूँ। सोलानी पार्क में मेरी चाय की दुकान है छोटी सी, उसे मैं अब तक चलाते आ रहा हूँ। नहर तो डूब जाता है या तो बह रहा है तई से, या कोई ज्यादा करते सुसाइड कर लेते हैं लोग, वहाँ यहाँ ज्यादा करते सबसे ज्यादा सुसाइड ही होते हैं। इच्छे तो बचाने का काम करता हूँ मैं अब तक। बचाने अब तक गिनती नहीं करी है, बहुत है, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं।
मुझे कोतवाल साहब से फोन आया था, सिविल लाइन थाने से कोतवाल साहब था, उन्हें सुबह तैयार रहना है, कप्तान साहब ने अब तो बुलाया है ज्वालापुर। मैं वहां गया, मुझे मालूम चला सम्मानित पत्र हुआ है मेरा, कप्तान द्वारा मुझे सम्मानित करा गया है, सम्मानित पत्र दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे सुनने ना आया था वो, अब तो ये प्राइवेट जने तो दिया ही नहीं दिया सम्मानित पत्र वाला, तो मुझे ही दिया गया है रुड़की ने भी यार। समस्या तो बहुत है, देखो छोटी दुकान चाहिए, दुकान चला रहा हूँ, तैसे भी चल रहा है, खर्चा वर्चा तैसे भी चल रहा है। तो मेरी माँ पैर हाथों से मोहताज है, वो चल पाती नहीं है। मेरे पापा है वो टीवी से बीमार है, वो भी घर नहीं बैठे रहते हैं। अब ये एक दुकान है वही मैं चलाता हूँ बस। मेरे छोटा भाई भी है मेरा, वही दुकान चल रही है और चला रहे हैं। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।